हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ज़ूलॉजिक माइंड्स। तो हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने पार्ट 1 में ब्रीदिंग रेस्पिरेशन में डिफरेंस देख लिया था, रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स देख लिए थे और ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ लिया था। पार्ट 2 में हमने मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पढ़ा था, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड लंग कैपेसिटीज, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज पढ़ लिया था। और आज थर्ड पार्ट में हम रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन एंड रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम टॉपिक स्टार्ट करें, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो डू सब्सक्राइब माई चैनल। तो अब पढ़ना शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आपको नोट्स चाहिए, पीडीएफ नोट्स चाहिए, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और प्रीवियस लेक्चर्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब रेगुलेशन देखते हैं। तो हमारा रेगुलेशन दो तरह से होता है रेस्पिरेशन का। पहला एक नर्वस रेगुलेशन होता है और दूसरा केमिकल रेगुलेशन होता है। तो अब नर्वस रेगुलेशन भी दो तरह का होता है, एक ऑटोमेटिक जो अपने आप हो रहा है, उसमें आपको कोई भी एफर्ट नहीं लगाना है, और दूसरा क्या होता है, वॉल्यूंट्री रेगुलेशन होता है। तो वॉल्यूंट्री वाला कब होता है, जैसे आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज वगैरह करते हो, तो आप जानबूझ के ना अपने मन के हिसाब से आप जब तक सांस रोक सकते हो रोकते हो, फिर उसके बाद में मतलब आप अपनी ब्रीदिंग रेट को खुद से ही कंट्रोल कर रहे हो, खुद बढ़ा रहे हो खुद घटा रहे हो। तो वो आपका वॉल्यूंट्री कंट्रोल हो गया, जो कि आपके सेरिब्रल कॉर्टेक्स के थ्रू हो रहा है। और जो दूसरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑटोमेटिक, ये आपका खुद हो रहा है, मतलब इसमें आप कुछ नहीं कर रहे हो। तो इसको कौन कौन कंट्रोल करते हैं, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा जो कि आपके हाइंड ब्रेन में होता है, और दूसरा है पॉन्स। तो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में भी दो मेन रीजन्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं, पहला डीआरजी डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप और वीआरजी वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। और वही पोन्स में भी दो होता है, एपन्यूस्टिक सेंटर एंड न्यूमोटैक्सिक सेंटर। और केमिकल रेगुलेशन में हमारे मेन दो होते हैं, पेरिफेरल कीमोरेसेप्टर्स और सेंट्रल कीमोरेसेप्टर्स। ये पल्मोनरी वाले भी होते हैं, बट ये इसके बारे में हमें कुछ खास पढ़ना नहीं है, हमें पढ़ना है इनके बारे में, पेरिफेरल एंड सेंट्रल वाले में। तो आपके पेरिफेरल कीमोरेसेप्टर्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जो आपकी आयोटिक आर्च होती है उसमें होते हैं। आयोटिक आर्च में ना कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम आयोटिक बॉडी बोलते हैं, और इसी आयोटिक आर्च की एक ब्रांच होती है जिसको हम बोलते हैं कैरोटिड आर्टरी। तो कैरोटरी आर्टरी में फिर कैरोटिड बॉडीज होती हैं, उनमें रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं ना। फिर वो अपना केमिकल के चेंजेस को सेंस करते हैं, फिर उसको सारा का सारा सिग्नल जो है यहाँ मेड्यूला ऑब्लोंगेटा को भेजते हैं। फिर यहाँ पे सारा आपका जो भी आपका चेंजेस वगैरह हैं, आपने सिग्नल भेजा है उसको इंटरप्रेट करेगा, फिर उसके बाद में आपकी रेस्पिरेशन को रेगुलेट करेगा। और ऐसे ही सेंट्रल वाले सेंट्रल कीमोरेसेप्टर्स होते हैं, ये भी चेंजेस को रेगुलेट करते हैं, मेड्यूला में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और फिर सेंस करते हैं चेंजेस को और देखते हैं कि रेगुलेशन कैसे हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले न्यूरल रेगुलेशन, ठीक है। तो न्यूरल रेगुलेशन मेनली किस किस से हो रहा है आपका, एक पहला मेडुला ऑब्लोंगेटा से और दूसरा पोन्स से, ठीक है। अब जो है मेडुला ऑब्लोंगेटा आपका दो मेन पार्ट में डिवाइडेड है। पहला क्या है आपका डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप और दूसरा वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। तो मेड्यूला कहाँ पे लोकेटेड है, हाइंड ब्रेन में। ये क्या क्या रेगुलेट कर सकता है, एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन दोनों ही कंट्रोल कर सकता है, डिपेंड करता है कि कौन सी नर्व जो है एक्टिवेटेड है, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर भी बोलते हैं मेड्यूला को, यानी कि इसमें जो आपका डीआरजी वाला मेन पार्ट है, इसको ही आरआरसी बोलते हैं, यानी कि रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। अब देखते हैं डीआरजी और वीआरजी क्या है। डीआरजी का फुल फॉर्म बता ही दिया मैंने आपको, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, ठीक है। ये कहाँ पे होता है आपका डॉर्सल पोजीशन में, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा के डॉर्सल पोजीशन में लोकेटेड होता है, इसलिए इसको डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप बोल रहे हैं। इसकी लोकेशन यहाँ पे देख लो, ये रहा, ये आपका ब्रेन है, ये ब्रेन स्टेम वाला पार्ट है। अगर ब्रेन स्टेम को आप डिटेल में देखोगे, एनलार्ज्ड व्यू देखोगे, तो यहाँ पे आपका हाइंड ब्रेन में
मेड्यूला वाला पार्ट है। और इस मेड्यूला में ये डोर्सल साइड पे आपका ये रहे DRG लोकेटेड है, जो ब्लू कलर के है। और यहीं पे वेंट्रल साइड में ये जो येलो कलर के हैं ये VRG हैं। ठीक है, तो ये DRG हो गए। तो DRG को ही हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये इंस्पिरेशन कराता है। DRG क्या कराता है, इंस्पिरेशन। कैसे, ये स्टिमुलेट करता है हमारी डायाफ्राम मसल्स को, यानी कि डायाफ्राम मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन करा रहा है। हमने मैकेनिज्म, जो ब्रीदिंग वाली मैकेनिज्म थी उसमें हमने पढ़ा था कि डायाफ्राम मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है, फिर क्या हो जाता है, हमारे डायाफ्राम फ्लैट हो जाता है, जिससे क्या होता है कि वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। ऐसे ही हमारे एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स होते हैं, इनको भी ये क्या कराता है, इनमें कॉन्ट्रैक्शन करा देता है। ठीक है, तो हमारी जो रिब्स एंड स्टर्नम होती हैं वो बाहर की तरफ जाती हैं, तो उससे भी हमारा वॉल्यूम बढ़ जाता है। अब हमारा थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ गया, यानी कि प्रेशर थोरेसिक चैम्बर का घट गया एज कंपेयर टू द आपका एटमोसफेयर। तो सारा का सारा जो एयर है वो लो से हाई की तरफ आ जाएगा, यानी कि एयर से आपके थोरेसिक चैम्बर के अंदर सारी एयर भर जाएगी। तो इस तरह से ये आपका इंस्पिरेशन रेगुलेट कर रहे हैं DRG। और ये चीज़ आपको भाई इतना मतलब एकदम गांठ बांध के रख लो कि इसको क्या बोलते हैं हम, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर बोलते हैं DRG को। अब दूसरा क्या है हमारा, VRG। VRG क्या है, ये हमारी वेंट्रोलेटरल पार्ट ऑफ मेड्यूला में रेगुलेटेड है। और इसके पास इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन रेगुलेट करने के लिए, यानी दोनों ही चीज़ें रेगुलेट करने के लिए नर्व्स होती हैं इसमें। यानी इसमें इंस्पिरेटरी नर्व्स भी हैं, एक्सपिरेटरी नर्व्स भी हैं। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पे क्या था कि इंस्पिरेशन कराने के लिए जो है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स थी। ठीक है, उसी तरह आपकी जो मतलब ये वाली तो नॉर्मल के लिए था। ठीक है, लेकिन अगर आपको एक्सपीरेशन कराना है तो उसके लिए कौन सी, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया होगा डिफरेंस क्या। DRG होते हैं, ये डोर्सल पोजीशन में होती हैं, ये इंस्पिरेशन को रेगुलेट करती हैं, ये डायाफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल में कॉन्ट्रैक्शन करा रही हैं। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं हम, RRC, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर या इंस्पिरेटरी ग्रुप बोल सकते हैं। वहीं VRG जो है ये वेंट्रल और वेंट्रोलेटरल पोजीशन में है। ठीक है, ये इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन दोनों ही रेगुलेट करती है। एक्सपिरेशन कैसे रेगुलेट होगा वो तो आपको अभी पता ही चल गया होगा। और सॉरी हाँ, और एक्सपिरेशन कैसे रेगुलेट होगा, ये आपके इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल से रेगुलेट होगा और एब्डोमिनल वॉल से। ठीक है, एब्डोमिनल वॉल की जो इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल है वहां से। ठीक है, और ये जो है आपका फोर्सफुल एक्सपीरेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, एक्सपीरेटरी सेंटर बोलते हैं VRG को। तो ये तो आपके हो गया मेड्यूला वाला पार्ट। अब पोन्स, तो पोन्स भी आपका जो है कहाँ पे लोकेटेड है, हाइंड ब्रेन का पार्ट है। ठीक है, पोन्स रेगुलेट करता है RRC को। ठीक है, इट रेगुलेट्स द RRC, यानी कि रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। ठीक है, इसके दो पार्ट हैं। सबसे पहला है एपन्यूस्टिक सेंटर। ठीक है, ये आपके जो पॉन्स यहाँ पे देख लेते हैं, ये रहा, ये आपका ब्रेन स्टेम का पॉन्स वाला पार्ट है। और इसमें जो नीचे की तरफ है ना, पॉन्स की जो लोअर रीजन पे प्रेजेंट है उसको बोल रहे हैं हम एपन्यूस्टिक सेंटर। और वहीं जो अपर पार्ट पे है उसको हम बोल रहे हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ठीक है, तो आपके एपन्यूस्टिक सेंटर लोअर पार्ट पे ऑफ पोन्स में प्रेजेंट है। ठीक है, और ये क्या करता है, सेंड्स सिग्नल फॉर इंस्पिरेशन फॉर डीप एंड लॉन्ग ब्रेथ। ठीक है, एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्साइटिंग द इंस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि ये RRC को एक्साइट कर रहा है। ठीक है, मतलब एक तरह से स्टिमुलेट कर रहा है।
ठीक है। स्टिमुलेशन ऑफ दिस सेंटर रिजल्ट्स इन द ग्रेजुअल इंक्रीज। अब हमारा आरआरसी क्या करा रहा था, इंस्पिरेशन को कंट्रोल कर रहा था। तो अगर हमारा एपनिस्टिक सेंटर पॉजिटिव फीडबैक देगा आरआरसी को, तो क्या होगा, हमारा क्या इंक्रीज हो जाएगा, है ना। तो इंक्रीज हो जाएगा क्या, इंस्पिरेशन। ठीक है, यानी कि इंस्पिरेटरी मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा इंस्पिरेशन इंक्रीज हो जाएगा। इंस्पिरेशन इंक्रीज होगा तो टाइडल टाइडल वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। तो टाइडल वॉल्यूम क्या होती है कि हम जो इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन करने के टाइम पे जो वॉल्यूम ऑफ एयर हमारे लंग्स में जा रही है उसको क्या बोल रहे हैं, हम टाइडल वॉल्यूम बोल रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब आपका इंस्पिरेशन बढ़ेगा तो टाइडल वॉल्यूम ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। और दूसरा क्या है आपका, न्यूमोटैक्सिक सेंटर है। और न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहाँ पे प्रेजेंट था, ये आपके अपर वाले रीजन में प्रेजेंट था। ठीक है, यहाँ पे ये डोर्सल लिखा है बट आप लिख लेना अपर रीजन ऑफ पोन्स में प्रेजेंट है। ये क्या करता है, इट कैन स्लो डाउन एंड रिड्यूस द फंक्शंस ऑफ आरआरसी। तो आपका एपनिस्टिक क्या कर रहा था कि ये स्टिमुलेट कर रहा था, बढ़ा रहा था आरआरसी के फंक्शन को, लेकिन न्यूमोटैक्सिक उसका एकदम उल्टा कर रहा है। ये क्या कर रहा है, ये घटा रहा है। ठीक है, सिग्नल्स फ्रॉम दिस सेंटर कैन डिक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन। तो इंस्पिरेशन का ड्यूरेशन ये कम कर देगा। ठीक है, इट वर्क्स थ्रू द मेड्यूलरी सेंटर। भाई अब ये चीज आप ना, जो आपका मेड्यूला है, मेड्यूला में जो डीआरजी है, डीआरजी को हम क्या बोल रहे हैं, आरआरसी रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। तो आपके इंस्पिरेशन मतलब रेस्पिरेशन से रिलेटेड आपकी जितनी भी ऑल्टरकेशंस होंगी, मतलब ऑल्टरकेशन कह रही हूँ, मतलब जो कुछ भी, ऑल्टरकेशन तो लड़ाई होगी, मतलब चेंजेस होंगे, तो वो सारे के सारे आपके मेड्यूला के आरआरसी वाले रीजन से ही कंट्रोल होंगे। डायरेक्टली कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तो आरआरसी आपका एकदम रेस्पिरेशन का हेड क्वार्टर है। क्या रेगुलेट होगा, कैसे रेगुलेट होगा, वो सब कुछ आपका आरआरसी ही करेगा। बाकी के जितने भी सेंटर्स हैं, जितने भी कीमो रिसेप्टर्स हैं, उनका सिर्फ एक ही काम है, सिग्नल्स भेजना वहाँ पे। ठीक है, तो द न्यूमोटैक्सिक सेंटर सेंड सिग्नल टू इनहिबिट द इंस्पिरेशन। तो देखो ये भी क्या कर रहा है, सिग्नल सेंड कर रहा है। कहाँ सेंड कर रहा होगा, ऑब्वियसली मेड्यूला ऑब्लोंगेटा के आरआरसी वाले रीजन में। ठीक है, इट रिड्यूसेस द एक्टिविटी ऑफ द फ्रीनिक नर्व एंड इनहिबिट्स द सिग्नल ऑफ द एपन्यूस्टिक सेंटर टू। इट डिक्रीजेज द ओवरऑल टाइडल वॉल्यूम। अब आपका जो इंस्पिरेशन का ड्यूरेशन है वो कम हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि टाइडल वॉल्यूम आपका ओवरऑल तो डिक्रीज ही हो जाएगा। आप जल्दी जल्दी सांस लोगे तो टाइडल वॉल्यूम आपका डिक्रीज हो जाएगा। तो इतना तो पता ही चल गया होगा कि एपन्यूस्टिक और न्यूमोटैक्सिक सेंटर दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्ट हैं। एंटागोनिस्ट मतलब बिल्कुल ही ऑपोजिट काम कर रहे हैं। जो एपन्यूस्टिक वाला है वो स्टिमुलेटरी है, वो टाइडल वॉल्यूम को बढ़ा रहा है, रेस्पिरेशन का जो टाइम है उसको बढ़ा रहा है। वहीं जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है ये क्या कर रहा है, ये आपके स्लो डाउन कर रहा है, रेस्पिरेशन वाले टाइम को कम कर रहा है, टाइडल वॉल्यूम कम कर रहा है और नेगेटिव फीडबैक दे रहा है आरआरसी को। ठीक है, तो एक्चुअली होता क्या है कि आपका जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है वो नेगेटिव फीडबैक देता है एपन्यूस्टिक को। ठीक है, और एपन्यूस्टिक जो है वो पॉजिटिव फीडबैक देता है डीआरजी और वीआरजी को। ठीक है, आप देखते हैं, ये मैं आपको बाद में अच्छे से समझाऊंगी, पहले हम पूरा ओवरव्यू देख लेते हैं। अब देख लेते हैं आपका केमिकल रेगुलेशन। तो केमिकल रेगुलेशन है ना आपका दो तरह से होता है। एक, अब कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं ना, कीमो रिसेप्टर्स, वो ही आपका केमिकल रेगुलेशन करवाते हैं। अब कीमो रिसेप्टर्स हैं, इसका मतलब किसी ना किसी तरह का जो आपका केमिकल चेंजेस को सेंस कर रहा है ये। तो जो आपके पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स हैं या सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स हैं, सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये आपके मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में ही प्रेजेंट होते हैं।
ठीक है, कहाँ पे, अराउंड द इंस्पिरेटरी सेंटर यानी कि आरआरसी के अराउंड प्रेजेंट होता है। ये किस किस के चेंजेस को सेंस कर रहा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयंस। अब एक चीज आप है ना बिल्कुल स्टार मार्क करके रख लेना, बिल्कुल ही स्टार मार्क करके रख लेना कि जो जितने भी आपके ये कीमो रिसेप्टर्स हैं रेस्पिरेशन के, वो कभी भी जिंदगी में ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर को सेंस नहीं कर सकते। वो हमेशा या तो कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियल प्रेशर को सेंस करेंगे या फिर हाइड्रोजन आयंस के कॉन्सेंट्रेशन को सेंस करेंगे। ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर को रेस्पिरेशन के कीमो रिसेप्टर्स कभी भी सेंस नहीं कर सकते। ठीक है, तो सपोज आपके जो ये सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स हैं, इन्होंने सेंस कर लिया किसमें, आपके इंक्रीज इन, मैं हाइलाइटर ले लेती हूँ 1 मिनट। हाँ, तो आपकी सपोज इंक्रीज हो गया आपके पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन आयंस के कंसंट्रेशन में कोई चेंज हो गया, तो वहाँ पे जो इनके रिसेप्टर्स होंगे सीएसएफ में, बेसिकली जो आपका ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड आपका जो ब्रेन में है, उसमें अगर किसी तरह का चेंज हो गया तो उसको ये सेंस कर लेंगे सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स। फिर क्या करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, ये इनको से खुद तो कुछ कर नहीं सकते हैं, है ना, तो ये सारा का सारा जो सिग्नल है कहाँ भेज देंगे, आरआरसी में, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर में भेज देंगे। ठीक है, और फिर वहाँ से यानी कि मेडुला ऑब्लोंगेटा में ही चला गया, फिर वहाँ से आपके सारे के सारे रेस्पिरेशन से रिलेटेड एडजस्टमेंट हो जाएंगे। अगर आपका रेस्पिरेशन रेट ज़्यादा है तो नॉर्मल पे आ जाएंगे, या फिर कम है तो भी जो आपका नॉर्मल है वो पहुंच जाएगा। फिर उसके बाद आते हैं आपके पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स, इसमें आपकी दो दो हैं, एओर्टिक बॉडीज या एओर्टिक, अब आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये कहाँ पे प्रेजेंट है, आर्च ऑफ आयोर्टा में प्रेजेंट है। ठीक है, और इनमें, हाँ, तो आर्च ऑफ एओर्टा में ये एओर्टिक बॉडीज प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये इन्होंने भी सेंस कर लिया, क्या सेंस करेंगे, ये भी वही सेंस करेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन कहाँ पे, आयोटिक बॉडी, आयोटिक आर्च ऑफ आयोटा में। ठीक है, फिर क्या करेंगे, जो वेगस नर्व है आपके यानी कि 10th क्रेनियल नर्व, ठीक है, उसके थ्रू ये सारा का सारा सिग्नल कहाँ भेज देंगे, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप डीआरजी यानी कि आरआरसी में भेज देंगे। फिर वही होगा कि उसके थ्रू ये आपके सारे रेस्पिरेशन को कंट्रोल करेंगे। ठीक है, और दूसरा है आपका कैरोटिड बॉडी। तो ये कैरोटिड बॉडी ना आपके किन में प्रेजेंट होते हैं, एक डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। सपोज ये आपका ना आयोटिक आर्च है। ठीक है, मैं पेन ले लेती हूँ। ये आपका आयोटिक आर्च है, यहाँ पे आपकी प्रेजेंट होंगी आयोटिक बॉडीज इस वाले एरिया में। ठीक है, और ये सेंस करेंगी कोई भी चेंज जो आपके ब्लड में होंगे। ठीक है, और इसकी ये 3 ब्रांचेज हैं। पहली ब्रांचेज कौन सी है, ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, और ये दूसरी है लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, और एक ये वाली है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, तो इनके यहाँ पे जो यहाँ पे कैरोटिड बॉडीज प्रेजेंट होंगी। ठीक है, यहाँ पे आपके कैरोटिड बॉडीज प्रेजेंट होंगे इस वाले रीजन में। तो जो कैरोटिड बॉडीज आपकी एओर्टिक आर्च में प्रेजेंट है, वो आपकी 10th वेगस नर्व के थ्रू चली जाएंगी आरआरसी में सारे सिग्नल्स, और जो आपकी कैरोटिड बॉडीज यानी कि इनमें प्रेजेंट है ना राइट कॉमन आर्टरी में और ये लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी में जो कीमोरिसेप्टर्स हैं वो भी सेंस करेंगे, और फिर वो ग्लोसोफेरेंजियल नर्व यानी कि जो 9th क्रेनियल नर्व है उसके थ्रू भेज देंगे सारा सिग्नल आपके आरआरसी में। फिर आरआरसी में सारा डेटा इंटरप्रिटेशन होगा, देखेंगे वहाँ पे कि रेस्पिरेशन को कम करना है या ज़्यादा करना है, और उस हिसाब से आपका सारा का सारा
कंट्रोल होगा, रेगुलेट किया जाएगा। अब देख लेते हैं कि डिसऑर्डर्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहला आपको मेन तो यही 3 डिसऑर्डर हैं, बट इनके अलावा और भी कुछ छोटे मोटे 2-4 डिसऑर्डर्स हैं, वो भी हम देख लेंगे। तो पहला है आपका ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस, आइटिस का मतलब क्या होता है? आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। ठीक है, यानी कि इनमें क्या होता है, आपके ब्रोंकाई में इन्फ्लामेशन हो जाती है, जो कि इन्फेक्शन की वजह से हो जाती है। ठीक है, मतलब कोई इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन की वजह से आपके इन्फ्लामेशन हुआ ब्रोंकाई में और उसकी वजह से इन्फेक्शन हो गया। ठीक है, और ये किस लिए होता है? सिगरेट स्मोकिंग और या फिर पॉल्यूटेंट्स की वजह से, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो आपकी ब्रोंकाई की लाइनिंग्स होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा म्यूकस प्रोड्यूस करने लग जाती है, जिसकी वजह से आपको खांसी वगैरह होती है और बहुत थिक येलो कलर का फ्लूइड निकलता है। ठीक है, दूसरा है आपका एज़मा। एज़मा या फिर अस्थमा, कुछ भी कर लो, ये एक एलर्जिक रिएक्शन के थ्रू की वजह से होता है। ठीक है, और ये क्या करता है, आपके पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इरिटेटेड कर देता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब इरिटेशन होती है ना आपको, उस टाइम पे हिस्टामिन रिलीज हो जाता है, मास्ट सेल्स हिस्टामिन रिलीज करने लग जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से बहुत सारे जो आपके ब्रोंकाई के मसल्स होते हैं उन पे अफेक्ट पड़ता है, और फिर उनमें हो जाता है कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आपको क्या होते हैं, खांसी और वीजिंग, एक वीजिंग साउंड आती है इसमें एज़मा में। ये आपको मतलब इसका एक तरह से कैरेक्टरिस्टिक समझ लो कि वीजिंग साउंड आते हैं, मतलब आप जब सांस लोगे तो एक ज करके ना आवाज़ आती रहेगी। ठीक है, तो इसमें आपको बेसिकली क्या होता है कि सांस लेने में दिक्कत आने लग जाती है। तीसरा है एम्फाइसीमा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो एल्वियोलाई होते हैं ना, आपकी एल्वियोलाई में बहुत सारे सेप्टा होते हैं। वो सेप्टा का क्या काम होता है कि वो सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो गैशियस एक्सचेंज है वो हो सके। तो एम्फाइसीमा में क्या होता है कि वही जो आपके एल्वियोला के सेप्टा होते हैं ना, एल्वियोलाई के सेप्टा, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, और ये किसकी वजह से होता है? सिगरेट स्मोक करने की वजह से होता है, या फिर कोई और टॉक्सिक पार्टिकल आपने इनहेल कर दिया तो उसकी वजह से हो जाता है। अब क्या हुआ, आपके एल्वियोलाई के जो सेप्टा हैं वो कोलैप्स हो गए, है ना? तो उसकी वजह से क्या हो गया, सरफेस एरिया कम हो गया। सरफेस एरिया कम हो गया तो गैसियस एक्सचेंज अच्छे से हो नहीं पा रही है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, आपको एक्सेल करने में डिफ़िकल्टी होने लग जाती है, और लंग्स क्या हो जाते हैं आपके, इन्फ्लेटेड, यानी कि फूले फूले रह जाते हैं। और इसका कोई भी परमानेंट क्योर नहीं है। इसकी कुछ मेडिसिन्स वगैरह अवेलेबल होती हैं, आपने देखा होगा जिनको वो अस्थमा वगैरह में देखा होगा आपने, ऐसा पंप जैसा कुछ होता है वो लेते रहते हैं। और ऐसी एम्फाइसीमा में कोई इसका क्योर नहीं है। ठीक है, तीसरा है न्यूमोनिया। न्यूमोनिया किसकी वजह से होता है? एक बैक्टीरिया है जिसको क्या बोल रहे हैं हम, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, इसकी वजह से होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें भी इन्फेक्शन, एक्यूट इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन। एक्यूट का मतलब क्या होता है कि जो बहुत ज़्यादा टाइम के लिए नहीं होता। एक्यूट मतलब छोटा, कुछ टाइम के लिए होता है। ठीक है, और ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की वजह से होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि एल्वियोलाई में इन्फ्लामेशन हो जाती है। ठीक है, तीसरा है सार्स, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये भी एक तरह का न्यूमोनिया है, जो अलग अलग तरह के कोल्ड के जो वेरिएंट्स हैं उनकी वजह से होता है। ठीक है, जैसे कि कोरोना वायरस। ठीक है, ये कैसे स्प्रेड होता है? ड्रॉपलेट्स के थ्रू स्प्रेड होता है। ठीक है, इसके सिम्टम्स क्या हैं? इनमें फीवर होता है, हेडेक होता है, ड्राई कफ होता है, और सांस लेने में दिक्कत होती है। एपनिया, इसमें बिल्कुल ही ब्रीदिंग नहीं हो पाती है। राइनाइटिस, chronic or acute inflammation of mucous membrane of the nose। ऐसे डिस्पीनिया, पेनफुल ब्रीदिंग, सांस लेते टाइम आपको
दर्द होएगा आपके मसल्स में। साइनोसिस, ब्लूइश coloration of skin and mucous membrane due to reduced hemoglobin in the blood। ठीक है, तो ये आपके रेगुलेशन भी हो गया और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स भी हो गए। तो आपका रेस्पिरेशन वाला जो चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो गया। एंड अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। एंड आप मेरे को सजेस्ट भी कर सकते हो कि मैं नेक्स्ट चैप्टर फिजियोलॉजी का कौन सा पढ़ाऊँ। टिल देन स्टे ट्यून एंड बाय बाय।